गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाफुलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। इससे पहले अपन मेवाड़ के इतिहास के संदर्भ में जो भी बातें हो सकती थी, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे, जो भी महत्वपूर्ण शासक मेवाड़ की धरती पर रहे हैं, हमने उनका विस्तार रूप से वर्णन किया, चर्चा की। आज अपन राजस्थान की एक और बड़ी देशी रियासत जिसे मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, उसके इतिहास के ऊपर दृष्टिपात करेंगे। अपन शुरुआत करते हैं मारवाड़ के राज्य की। और जिस हम क्षेत्र को आज हम मारवाड़ के नाम से जानते हैं, ये अतीत में जिसे मारवाड़ कहा गया, वो क्षेत्र अरावली के पश्चिम में जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर आदि का जो इलाका था, पाली, जैसलमेर होते हुए उस सारे भूभाग को मारवाड़ कहा जाता था। वर्तमान का जो पूरा का पूरा जोधपुर संभाग है, जिसमें जोधपुर भी शामिल है, बाड़मेर शामिल है, इसके अलावा जालोर, पाली, जैसलमेर जैसे जो इलाके शामिल है, वो सारे के सारे इलाके मारवाड़ राज्य के अधीन आते थे। और जिसे हम आज बीकानेर के नाम से जानते हैं, वो भी मारवाड़ राज्य का भाग हुआ करता था। और वास्तव में इस राज्य की शुरुआत जो है, बीकानेर राज्य की शुरुआत के शुरुआती जो वंशज रहे हैं, वो भी जोधपुर के ही रहे। और जोधपुर के राव जोधा के 5वें पुत्र ने, जो राव बीका के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। अभी अपन बात करेंगे केवल मारवाड़, जो मुख्य रूप से जोधपुर और उसके इर्द गिर्द के इलाके का भाग रहा है। वास्तव में मारवाड़ के राठौड़ों की जो उत्पत्ति है, वो विवाद का विषय है। ये अब तक पूरी तरह से तय नहीं हो पाया है कि जोधपुर के जो मारवाड़ शासक थे, वो कहाँ के थे, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से वो आए और कैसे उन्होंने इस भूभाग पर, जिसे हम मारवाड़ कहते हैं, इस भूभाग पर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। कैसे और किस तरह से उन्होंने यहाँ स्थापित शासन व्यवस्था के ऊपर एकाधिकार किया, यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ पर जो शासक थे, उनको किस प्रकार से उन्होंने पराजित किया, किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार इस इलाके पर किया, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके बारे में हम अंदाज लगाकर ये व्यक्त कर सकते हैं कि मारवाड़ के राठौड़ कौन थे और कहाँ से आए थे। मुनोत नेणसी, जो जोधपुर के शासक अजीत सिंह के दीवान हुआ करते थे, इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, नेणसीरी ख्यात। इस नेणसीरी ख्यात में मुनोत नेणसी ने इन राठौड़ों को कन्नौज के गहड़वाल वंश का होना बतलाया है। आपको शायद ध्यान होगा, जब अजमेर के इतिहास पर हम दृष्टिपात करते हैं, अजमेर के इतिहास जो कि चौहान शासकों का साम्राज्य रहा था, उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका मोहम्मद गोरी के साथ ऐतिहासिक तराइन का युद्ध हुआ था, उनके समकालीन जो थे गहड़वाल वंश, जयचंद गहड़वाल, जो कन्नौज के रहने वाले थे, उनके समकालीन या उनके वंशजों के रूप में मुनोत नेणसी ने अपनी पुस्तक नेणसीरी ख्यात में राठौड़ों को बतलाया। इनके अनुसार जो मारवाड़ के राठौड़ थे, वो कन्नौज के गहड़वाल वंश के वंशज थे। इस बात का समर्थन दयालदासरी ख्यात एवं पृथ्वीराज रासों में भी मिलता है। दयालदास जो बीकानेर के रहने वाले थे, बीकानेर के राज सिंह के यहाँ दरबारी थे, उन्होंने जो लिखी थी दयालदासरी ख्यात, उसमें इस बात का समर्थन मिलता है कि वास्तव में जो मारवाड़ के राठौड़ थे, वो कन्नौज के गहड़वाल वंश के थे। और इसी प्रकार की कल्पना पृथ्वीराज रासों में भी देखने को मिलती है। ये जो प्रमुख ग्रंथ है, 3, नेणसीरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात और पृथ्वीराज रासों, इनसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद मारवाड़ के राठौड़ कन्नौज के गहड़वाल वंश से थे। प्रमुख इतिहासकार कोरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी राठौड़ों को
गढ़वाल वंश का होना बतलाया है। एक चौथा प्रमुख जो समर्थन है इस रूप में वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा का मिलता है, प्रमुख इतिहासकार रहे हैं और इन्होंने भी इसी बात को बतलाया है कि वास्तव में मारवाड़ के जो राठौड़ है वो गढ़वाल वंश के ही थे। अनेक इतिहासकारों ने राठौड़ों को दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से संबंधित किया है और इसी के आधार पर इनको राठौड़ कहा गया। कुछ इतिहासकार ऐसे जो ये मानते हैं कि मारवाड़ के जो राठौड़ है वो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे और फैलते फैलते वो इस तरफ आए और राजस्थान में आकर इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्हीं के वंशज थे और वो राजस्थान में आकर बस गए और यहाँ पर उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। चूंकि वो राष्ट्रकूट थे और अपभ्रंश होकर यहाँ के लोगों की भाषा में राष्ट्रकूट से राठौड़ हो गया और इस बात की भी प्रामाणिकता बहुत सी जगह मिलती है कि वास्तव में मारवाड़ के राठौड़ जो है राष्ट्रकूट वंश से संबंधित रहे। इसके जो प्रमुख शासक का अगर नाम लिया जाए तो सबसे प्रमुख शासक जिनकी प्राथमिक जानकारी हमें किसी रूप में प्राप्त होती है वो थे राव सिंहा। राव सिंहा को मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि वास्तव में राव सिंहा से ही मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास प्रारंभ होता है। राव सिंहा जिनका शासनकाल यहाँ राठौड़ों के यानी कि मारवाड़ में 1240 से 1273 ईस्वी के बीच में रहा। हालांकि इसके बारे में कोई पर्याप्त जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमें उपलब्ध जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि मारवाड़ के राव सिंहा 1240 से लेकर के 1273 ईस्वी तक मारवाड़ के शासक रहे। पर्याप्त जानकारी न होने के कारण ये माना जाता है कि राव सिंहा 13वीं शताब्दी में इस वंश के प्रारंभिक शासक थे। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि शुरुआत जहाँ से होती है मारवाड़ के राठौड़ों की वो राव सिंहा से होती है। इसी कारण से राव सिंहा को मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष कहा गया। ये भी कहा जाता है कि राव सिंहा कन्नौज के शासक जयचंद्र के प्रपोत्र थे। प्रपोत्र अभी जैसे मैंने आपसे चर्चा की कि जब अजमेर के इतिहास का वर्णन आता है, अजमेर के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जब जिक्र आता है तब कन्नौज के गढ़वाल वंशी शासक जयचंद्र का भी जिक्र आता है, जिसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। और ये जो राव सिंहा थे इसी जयचंद्र के प्रपोत्र हुआ करते थे और इन्होंने यहाँ पाली के आसपास सबसे पहले मारवाड़ में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। राव सिंहा 1268 के लगभग पुष्कर की यात्रा के समय मारवाड़ आए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वो कन्नौज से पुष्कर की यात्रा पर आए 1268 ईस्वी में, उस समय वो मारवाड़ आए थे। मारवाड़ में वो पाली आए थे सबसे पहले और पाली में ही वो बस गए, पाली के ही होकर रह गए। पाली में होने का उनका भी एक प्रमुख कारण था कि पाली के जो ब्राह्मण थे उन्होंने उनसे अनुरोध किया उनकी रक्षा के लिए और उनको कहा कि वो मुसलमान आक्रमणकारियों से उनकी रक्षा करें, बदले में वो उनको कर आदि देंगे। क्योंकि राव सिंहा क्षत्रिय वंश के थे इसलिए उन्होंने पाली के ब्राह्मणों का ये अनुरोध स्वीकार करके पाली में ही रुकना उचित समझा। इन्होंने पाली के आसपास के भूभाग को जीतकर अपने राज्य की स्थापना की। यानी कि सबसे पहले हम ये जो देखते हैं वो जो मारवाड़ के राठौड़ वंशी शासक हुए राव सिंहा, उन्होंने अपना सबसे पहला जो साम्राज्य है वो साम्राज्य स्थापित किया पाली और उसके आसपास के इलाके को। पाली को उन्होंने अपना प्रमुख केंद्र बनाया और प्रमुख केंद्र बनाकर आसपास के इलाके को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। पाली के स्थानीय जो ब्राह्मण व्यापारी थे वो उनको कर आदि देते थे और इस कारण से उनका साम्राज्य जो था वो फलीभूत हो रहा था। पाली के निकट बिठू नामक गांव से प्राप्त शिलालेख में इस बात की जानकारी प्राप्त होती है और इसी शिलालेख में ये भी पता चलता है कि राव सिंहा की मृत्यु 1273 ईस्वी में हुई थी। जो बिठू नामक गांव है पाली के निकट, वहाँ से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है और शिलालेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि वो 1268 के आसपास पुष्कर की यात्रा पर आए थे। उस समय वो पाली में पधारे थे। पाली के ब्राह्मणों ने उनसे अनुरोध किया था उनकी रक्षा के लिए और फिर
राव सिंह पाली में ही रुक गए और उन्होंने उनकी रक्षा करके अपने साम्राज्य की स्थापना वहां पर की और आसपास के भूभाग को जीतकर मारवाड़ के राठौड़ों की नींव डाली थी। और इसी बिठू नामक शिलालेख में ये भी बताया गया कि 1273 ईस्वी में राव सिंह की मृत्यु होती है। राव सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आस्थान का वर्णन मिलता है, यानी कि ये पता चलता है कि जब राव सिंह की मृत्यु हो गई उसके बाद जो राठौड़ों का अगला शासक बना, मारवाड़ का जो अगला उत्तराधिकारी बना, वो था उनका पुत्र आस्थान। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के भय से अपना केंद्र पाली से बदलकर मुदोच बना लिया था। यानी कि जब जलालुद्दीन खिलजी जो सल्तनत काल के शासक हुआ करते थे, दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे, इनके आक्रमण के भय से उन्होंने पाली को छोड़कर अपना जो मुख्य क्षेत्र था, मुख्य केंद्र था, वो मुदोच बनाया। मुदोच जो आज वर्तमान में जोधपुर के पास है, उस इलाके को उन्होंने अपना प्रमुख केंद्र बना लिया। और आस्थान 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के साथ हुए युद्ध में 140 साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी का पहले से ही उनको भय लग रहा था। वो एक प्रकार से मानसिक रूप से उनसे पराजित हो चुके थे। और 1291 ईस्वी में जो खिलजी का और उनका युद्ध होता है आस्थान का, उसमें आस्थान 140 साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त होते हैं। यानी कि 1291 ईस्वी में आस्थान की भी मृत्यु हो जाती है। और आस्थान की मृत्यु के बाद उसका भाई वीरमदेव का पुत्र राव चूड़ा गद्दी पर बैठा। जो राव सिंह थे उसके दो पुत्र थे, एक आस्थान बड़े और छोटे पुत्र थे भाई वीरमदेव। और आस्थान की मृत्यु हो जाती है और आस्थान की मृत्यु के पश्चात वीरमदेव के स्थान पर वीरमदेव का जो पुत्र है राव चूड़ा, वो गद्दी पर बैठता है। मारवाड़ के इतिहास में राव चूड़ा का भी स्थान बहुत ही प्रमुख रूप से माना जाता है। ये उस समय जो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे राणा लाखा, उनके समकालीन हुआ करते थे। राव चूड़ा का जो शासन काल है वो 1394 से लेकर के 1423 ईस्वी तक माना जाता है। राव चूड़ा ने मारवाड़ में सामंती प्रथा को प्रारंभ किया। वास्तव में देखा जाए तो मारवाड़ में सामंती प्रथा को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो राव जोधा को दिया जाता है। यानी कि सामंती प्रथा का वास्तविक जो संस्थापक था मारवाड़ में वो राव जोधा था। लेकिन प्रारंभिक रूप में एक शुरुआत करने का जो श्रेय है कि एक आंशिक रूप में सामंती प्रथा प्रारंभ की, अपने अधीन कुछ सामंतों को स्थापित किया, उनको अलग अलग जागीरें प्रदान की और वहाँ पर उनको स्थापित किया। और वो जो सामंत थे वो मारवाड़ के शासक के हुक्म पर, उनके आदेश के साथ उनकी सेवा में उपस्थित होते थे, उनको कर आदि भी देते थे और साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय अपनी सेना भी उपलब्ध करवाते थे। और इसी कड़ी को आगे मजबूती प्रदान की राव जोधा ने, इसीलिए राव जोधा को सामंती प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चूड़ा ने मंडोर को जीतकर अपनी राजधानी बनाया तथा नागौर के पास चूड़ासर गांव बसाया। यानी कि सबसे पहले मारवाड़ों की जो केंद्र भूमि हुआ करती थी, यह हम यूँ कह सकते हैं कि प्रारंभिक जो राजधानी हुआ करती थी वो पाली थी। पाली के बाद आस्थान के समय मुदोच हुई और मुदोच के बाद राव चूड़ा के समय मंडोर हो गई। मंडोर को उन्होंने जीता और उसे अपनी राजधानी बनाया और अपने नाम पर नागौर के पास एक गांव बसाया जिसे चूड़ासर गांव कहते हैं। राव चूड़ा की जो रानी थी चांद कंवर, इन्होंने जोधपुर में एक बहुत प्रसिद्ध बावड़ी का निर्माण करवाया जिसे चांद बावड़ी कहा जाता है। क्योंकि रानी का नाम चांद कंवर था इसलिए इन्होंने इस अपने नाम पर इस बावड़ी का निर्माण करवाया जिसे चांद बावड़ी कहा जाता है। याद रखिएगा राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध चांद बावड़ी जो है वो आभानेर में है। आभानेर जो दौसा जिले में स्थित है, इसलिए प्रसिद्ध चांद बावड़ी आभानेर दौसा में है। और जो रानी चांद कंवर ने जोधपुर में जो बावड़ी बनाई थी उसका नाम भी चांद बावड़ी उनके नाम पर पड़ा। राव चूड़ा ने अपने पुत्र रणमल के कहने पर अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा के साथ किया। जब आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब इस बारे में और भी आपको जानकारी ज़्यादा प्राप्त होगी। राव चूड़ा की पुत्री थी हंसाबाई और राव चूड़ा का पुत्र था रणमल। हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव राणा लाखा के पुत्र चूड़ा के लिए, कुंवर चूड़ा के लिए लेकर गया था, लेकिन
दरबार में हंसी ठिठोली में राणा लाखा के मुंह से ये निकल गया कि हम जैसे बुढ़े लोगों के लिए शादी के प्रस्ताव थोड़े ही आते हैं। फिर राणा रणमल ने इस शर्त पर अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ करना स्वीकार कर लिया कि यदि राणा लाखा और हंसाबाई से पुत्र हो, वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी बने, तब हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ कर दिया जाएगा। और कुंवर चूड़ा जो राणा लाखा का पुत्र था, वो मेवाड़ के इतिहास में भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। उसने प्रतिज्ञा की थी कि हंसाबाई और राणा लाखा से जो भी पुत्र होगा वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा, और वो अपने उत्तराधिकार का त्याग करते हैं। और इसी के बाद फिर राणा लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र मोकल हुआ था वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना था। इसलिए राव चूड़ा ने अपने पुत्र रणमल के कहने पर अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा के साथ किया था, जो कि उम्र में उससे पिता से भी बड़ा था। राव चूड़ा के पुत्र राव रणमल ने मेवाड़ की प्रशासनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। वास्तव में राव रणमल था वो काफ़ी लापरवाह प्रवृत्ति का इंसान था, और इस कारण से राव चूड़ा ने उसको मारवाड़ से निकाल दिया था। मारवाड़ से निकलने के पश्चात वो मेवाड़ चला जाता है, क्योंकि उसकी बहन का ससुराल मेवाड़ था। और फिर चूँकि राणा लाखा काफ़ी वृद्ध था, उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके पश्चात बहुत ही कम उम्र में अल्प वयस्क मोकल मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनता है। इस कारण से मेवाड़ की प्रशासनिक गतिविधियों में राव रणमल का हस्तक्षेप बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। राणा कुंभा के समय रणमल मारवाड़ चला जाता है। जब राणा कुंभा मोकल के पश्चात मोकल का पुत्र राणा कुंभा शासक बनता है, मेवाड़ की बागडोर उसके हाथ में आती है, उस समय रणमल मारवाड़ चला जाता है। और राणा कुंभा जो थे, उन्होंने जो राव चूड़ा कुंवर चूड़ा जो मेवाड़ से निकलकर मांडू चले गए थे, उनको वापस बुलाया, और वापस बुलाकर उन्होंने रणमल के दमन के लिए कुंवर चूड़ा को भेजा। यानी कि कुंवर चूड़ा के माध्यम से राव रणमल का हत्या का षड्यंत्र, हम यूँ कह सकते हैं कि इस हत्या का प्लान जो है वो राणा कुंभा ने बनाया था। और कुंभा के सरदारों ने मेहानी नामक स्थान पर 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या कर दी थी। राव कुंवर चूड़ा के नेतृत्व में जो कुंभा के सरदार थे वो गए जोधपुर के पास मेहानी नामक स्थान पर। जब रात्रि में राव रणमल सो रहा था तो बिस्तर पर बांधकर 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या मेवाड़ के सरदारों के द्वारा कर दी गई थी। और रणमल की हत्या के समय राव जोधा मेवाड़ में ही था, जिसे मारवाड़ लाया गया। एक ऐसी कहानी भी मिलती है कि जब रणमल की हत्या की जा रही थी, उस समय जोधा जो थे, वो रणमल के जो पुत्र थे जोधा, वो मेवाड़ में ही थे। और फिर एक गायक औरत थी, उसने गायकी में ही ये कहा कि जोधा से ये कहा कि जोधा भाग सके तो भाग, रणमल मारा जाए। तो रणमल तो इधर मारा गया, राव जोधा भाग कर मारवाड़ आ गए थे। अमरकोट के मुसलमानों की हत्या करने के कारण से राव चूड़ा को दुहड़ की उपाधि प्रदान की गई। कई जगह राव चूड़ा का नाम दुहड़ के रूप में भी मिलता है। इसका कारण यह था कि दुहड़ उसकी उपाधि थी, और उपाधि उसको अमरकोट में प्रदान की गई। अमरकोट में हिंदू जो लोग थे उनको मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, और आखिरकार राव चूड़ा ने वहाँ पर कत्लेआम किया था मुसलमानों का, और इसी कारण से वहाँ के हिंदुओं ने राव चूड़ा को दुहड़ की उपाधि प्रदान की थी। बाद में मेवाड़ मारवाड़ के बीच पुण्य सौहार्दपूर्ण संबंध हंसाबाई ने आवल भावल की संधि के द्वारा स्थापित किए थे, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध बिगड़ गए थे। रणमल की हत्या मेवाड़ में कर दी गई थी, राव जोधा की भी हत्या कर दी जाती अगर जोधा वहाँ से भागते नहीं, और इस कारण से मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध काफ़ी विकट हो गए थे, काफ़ी पटरी से उतर गए थे। और हंसाबाई चूँकि राणा लाखा को ब्याह दी गई थी, और इसी हंसाबाई ने एक संधि के माध्यम से वापस मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में अच्छे संबंधों की स्थापना की। ये जो संधि थी ये आवल भावल की संधि के नाम से जानी जाती है। और इस आवल भावल की संधि का परिणाम ये हुआ था कि राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह
राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया था। आज भी जो वहाँ पर श्रृंगार देवी के विवाह के लिए जो है एक मंडप मेवाड़ में देखा जा सकता है। आवन बावल की संधि के माध्यम से राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया था। चूंकि हंसाबाई राव जोधा की बुआ थी और इनके कहने से राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया था। आज हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में राव जोधा और उसके आगे के जो मारवाड़ के राठौड़ वंशी शासक हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो था उसमें अपन ने अभी मुख्य रूप से राव सिंहा और राव चूड़ा का वर्णन किया है। राव सिंहा जो मारवाड़ के आदि पुरुष माने जाते हैं, इन्होंने अपने शक्ति के माध्यम से मारवाड़ के प्रमुख केंद्र पाली को मुख्य केंद्र बनाते हुए यहाँ पर राठौड़ वंशी साम्राज्य की स्थापना की थी। आस्थान जो इनका पुत्र था, उन्होंने इसको आगे बढ़ाते हुए पाली से आगे जोधपुर के पास मुदोस नामक स्थान को अपना केंद्र बनाया और आस्थान के भाई वीरमदेव के पुत्र राव चूड़ा ने फिर मंडोर को अपना मुख्य केंद्र बनाते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। राव चूड़ा पहला ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य में अपने आसपास के और भी इलाके को शामिल किया। नागौर को भी उसने अपने इलाके में शामिल किया था। और उसके पश्चात मारवाड़ के इतिहास में जो प्रमुख नाम आता है वो राव जोधा का आता है। इनके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।